अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन डेटाबेस सिस्टम्स। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे माई एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की और देखेंगे कि माई एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स एंड क्लॉजेस क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है और इनका यूज़ क्या है। सो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल वर्ड्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स एंड क्लॉजेस। जो आपके पास एसक्यूएल स्टेटमेंट होती है वो एक्चुअली कुछ स्पेशल कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट्स या क्लॉजेस से मिलके बनी होती है। सब हम देखते हैं कि क्लॉजेस क्या है, कांस्टेंट या आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स होते क्या हैं। सो कीवर्ड एक्चुअली द इंडिविजुअल टोकन which are predefined and we cannot change its meaning are known as SQL keywords। मतलब क्या है कि कीवर्ड्स किसी एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसे टोकन्स या एलिमेंट्स होते हैं जिनके मीनिंग प्री डिफाइंड होते हैं और उनको हम चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट, फ्रॉम, ये आपके पास कुछ कीवर्ड्स हैं या इंडिविजुअल टोकन्स हैं जो कि एसक्यूएल में कीवर्ड कहलाते हैं। इसके बाद है आपके पास क्लॉजेस। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट का कोई भी पार्ट क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाती है। लाइक इन द गिवन एग्जांपल द क्लॉज इज select std underscore id, std underscore name and std underscore age and ये आपकी स्टेटमेंट फर्दर अभी आगे भी कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन दैट इज अ स्पेसिफिक और पार्ट ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट विच इज नोन एज क्लॉज। और इसके बाद आपके पास है आइडेंटिफायर्स विच आर द नेम्स वी गिव टू डेटाबेस, टेबल्स और कॉलम्स। सो ऐसा नेम जो हम किसी एंटिटी को, ऑब्जेक्ट को, डेटाबेस, टेबल या कॉलम को असाइन करते हैं, दैट इज नोन एज आइडेंटिफायर। एंड सिमिलरली इसके बाद हैं कॉन्स्टेंट्स। सो लिटरल्स रिप्रेजेंटिंग फिक्स्ड वैल्यूज, जो हम किसी आइडेंटिफायर को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, दैट इज अ कांस्टेंट। सो अब स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एसक्यूएल स्टेटमेंट अ कंप्लीट क्यूरी में रेफर टू एज ए स्टेटमेंट। कंप्लीट क्यूरी, एसक्यूएल क्यूरी को हम स्टेटमेंट कहते हैं। एंड वी कैन से दैट सेट ऑफ टू और मोर क्लॉजेस आर नाउन एज स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। एक या एक से ज्यादा क्लॉजेस, एसक्यूएल क्लॉजेस मिलके भी एक स्टेटमेंट या एसक्यूएल स्टेटमेंट बनाती हैं। पहले हमने बात की कि एसक्यूएल स्टेटमेंट होती है क्या। एसक्यूएल स्टेटमेंट आपकी कुछ स्पेशल कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स या क्लॉजेस से मिलकर बनी होती है और उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपके स्पेशल प्री डिफाइंड कुछ टोकन्स या एलिमेंट्स होते हैं जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं। और लाइक अगर हम बात करें सिलेक्ट की या फ्रॉम, ये आपके किसी भी एसक्यूएल क्यूरी के अंदर ये कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। इसके बाद क्लॉजेज क्या है। क्लॉजेज इज अ पार्ट ऑफ एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। वो कोई भी पार्ट हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक पोर्शन हो सकता है किसी एसक्यूएल स्टेटमेंट का। एंड सिमिलरली आइडेंटिफायर्स, ये आपके नेम्स होते हैं जो कि आप किसी टेबल, ऑब्जेक्ट, एंटिटी, डेटाबेस या किसी कॉलम को असाइन करते हैं। सिमिलरली कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स आर स्पेसिफिक वैल्यूज जो आप किसी आइडेंटिफायर को असाइन करते हैं। एंड एट द एंड स्टेटमेंट अ कंप्लीट क्यूरी में रेफर एज ए स्टेटमेंट। आपकी जो पूरी एक एसक्यूएल क्यूरी होती है उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। और ये एक या एक से ज़्यादा क्लॉजेज मिलके स्टेटमेंट बनाती हैं। और यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। और एट द एंड आपके यहाँ पे एक है सेमीकोलन, जो कि एसक्यूएल क्यूरी को टर्मिनेट करने के लिए, एंड करने के लिए हम एसक्यूएल में सेमीकोलन को यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट क्यूरी आपके पास है सेलेक्ट स्टैटिक और select star from students where age less than 5 एंड सेमीकोलन। ये आपके पास दो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं। अब इनमें कीवर्ड्स कौन से हैं, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स या क्लॉजेस कौन कौन सी हैं, उनका हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं पहली स्टेटमेंट की, एसक्यूएल स्टेटमेंट की या एसक्यूएल क्यूरी की, जिसमें आपके पास है सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 5 एंड एट द एंड क्यूरी को एंड करने के लिए, स्टेटमेंट को एंड करने के लिए वी हैव यूज्ड अ सेमीकोलन। और इसमें अगर कीवर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो सिलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर, ये आपके पास कीवर्ड्स हैं।
इसमें कुछ मैंडेटरी कीवर्ड्स हो सकते हैं, कुछ ऑप्शनल कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे सिलेक्ट एंड फ्रॉम मैंडेटरी कीवर्ड्स हैं, और वेयर आपके पास एक ऑप्शनल कीवर्ड है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत है कि डाटा रिट्रीवल के अंदर आप, और वेयर इज़ एन ऑप्शनल कीवर्ड, सो इसे आप यूज़ कर भी सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके पास कुछ फर्दर कीवर्ड्स हैं लाइक ऑपरेटर, जैसा कि आपको यहाँ पे इक्वल साइन नज़र आ रहा है, ये आपके पास एक ऑपरेटर है जो कि अगेन आपके पास क्या है, बिलोंग करता है टू अ कीवर्ड। सो एज यू नो, इसका भी कोई स्पेसिफिक प्रीडिफाइंड मीनिंग्स है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम बात करें आइडेंटिफायर्स की, तो आइडेंटिफायर्स यहाँ पे आपके पास नेम, स्टूडेंट्स और आईडी आपके पास यहाँ पे आइडेंटिफायर्स हैं, जो कि यहाँ पे आईडी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी कॉलम को, स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसी टेबल के नेम को, एंड सिमिलरली नेम भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसी कॉलम के नेम को। सो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट होती क्या है, ये किस तरह से किस कीवर्ड के बाद क्या कौन सी चीज़ प्लेस होती है, इसका हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ यहाँ पे आपके पास नेम, स्टूडेंट, आईडी आपके पास आइडेंटिफायर्स हैं। सिमिलरली सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, और सिमिलरली इक्वल टू आपके पास अगेन एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि अगेन अ कीवर्ड। एंड नेक्स्ट हमारे पास है नेम एंड आईडी आर कॉलम्स नेम, जैसा कि पहले मैंने बताया कि नेम एंड आईडी आर कॉलम्स नेम्स, और ये कॉलम नेम किस टेबल के हैं, वो आपके स्टूडेंट टेबल के हैं। अब ये क्यूरी कर क्या रही है, ये क्यूरी क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी नेम कॉलम को, कहाँ से, ये कॉलम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स का टेबल पे फ्रॉम क्लॉज क्या करती है, ये किसी टेबल को सिलेक्ट कर दिया है। फ्रॉम के बाद हम टेबल का नाम लिखते हैं, तो फ्रॉम स्टूडेंट्स मींस के जो स्टूडेंट्स का टेबल है उसमें से क्या सिलेक्ट करे, नेम कॉलम सेलेक्ट करें। सेलेक्ट के बाद हम कॉलम्स के नेम लिखते हैं, तो सेलेक्ट नेम, सो नेम सेलेक्ट करें, नेम कॉलम सेलेक्ट करें फ्रॉम द स्टूडेंट्स टेबल। अब आपको सिर्फ वही रोज उठा के दे जहां पे आईडी कॉलम जो है उसकी वैल्यू 5 हो। सो ये चीज़ सिर्फ एक वो रो रिट्रीव करके देगी, और सिर्फ उस रो का नाम देगी जहां पे आपकी आईडी कॉलम की वैल्यू 5 होगी। एंड अगर यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे आपके पास लिटरल्स जो हैं आईडी के अगेंस्ट जो आपने असाइन किए हुए 5, विच इज़ अ न्यूमेरिक लिटरल, और ये हमने आईडी को असाइन किया है। सो जहाँ पे आईडी आपकी 5 है, सो 5 इज़ अ कांस्टेंट, सो वहाँ से डाटा रिट्रीव करके दे। सो हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की, जहाँ पे आपके पास है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज लेस देन 6 एंड सेमी कॉलन। सब आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे कीवर्ड्स कौन से हैं, आइडेंटिफायर्स कौन से हैं, और कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं। सो अगर हम बात करें कीवर्ड्स की, तो यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। और सिमिलरली अगर हम कॉलम्स, अगर ऑपरेटर की बात करें, तो यहाँ पे आपके पास जो स्टैटिक है, ये आपके पास एक कीवर्ड है जो कि अगेन इसके कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग्स हैं इन एसक्यूएल। और सिमिलरली आपके पास जो लेस देन साइन है, ये भी आपके पास एक कीवर्ड है, और जो कि अगेन एक ऑपरेटर भी है। सो अगर सिलेक्ट ऑल, यहाँ पे जो स्टैटिक का साइन है इसके मीनिंग होते हैं सिलेक्ट ऑल। इसके बाद अगर हम बात करें आइडेंटिफायर्स की, तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट एंड एज डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं, जिनमें से एज एक कॉलम नेम है एंड स्टूडेंट्स एक टेबल का नाम है। एंड सिमिलरली कांस्टेंट यहाँ पे आपके पास 6 है। और ये क्यूरी काम क्या करेगी, ये क्यूरी रिटर्न करेगी सिलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक सिलेक्ट करेगी मींस के ये सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट करेगी, कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से। स्टैटिक का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। जैसा कि अपने प्रीवियस क्यूरी में हमने बताया था, एक कॉलम को स्पेसिफाई कर दिया था कि सिर्फ स्टूडेंट्स टेबल में जो नेम का कॉलम है सिर्फ वो हमने रिट्रीव करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम सारे के सारे जितने भी कॉलम्स हैं इस स्टूडेंट टेबल के अंदर, हम सारे कॉलम्स को रिट्रीव करना चाह रहे हैं, या सारे कॉलम्स की वैल्यूज को रिट्रीव करना चाह रहे हैं। सो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स मींस के स्टूडेंट टेबल में से जो सारे के सारे कॉलम्स हैं उनको सिलेक्ट करे, और क्या रिटर्न करे, वेयर एज
एज अगेन यहाँ पे कोई एक कॉलम का नाम है, सपोज वो ये लास्ट कॉलम है, और एज में आपके पास डिफरेंट वैल्यूज होंगी 7, 8, 10, 20, 15, 16। सो वो रोज रिटर्न करे जिनकी वैल्यूज 6 से लेस हैं। ठीक है, सो ये क्वेरी क्या काम करेगी, पहले क्या सिलेक्ट करेगी, स्टूडेंट्स टेबल सिलेक्ट करेगी। सो स्टूडेंट्स टेबल में से कौन सा कॉलम लेने हैं, सारे के सारे कॉलम्स लेने हैं, लेकिन उन कॉलम्स की कौन सी रोज को उठाना है, वो रोज उठानी है जहां पे एज की वैल्यू लेस देन 6 हो। सो ये क्वेरी इस तरह काम करेगी। सो जस्ट फॉर नाउ ये काम कैसे करती है वो भी हमारा बाद का पोर्शन है, लेकिन जस्ट फॉर नाउ कि इसमें कीवर्ड्स कौन से हैं, आइडेंटिफायर्स कौन से हैं, क्लॉजेस कौन सी हैं, और लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, अभी सिर्फ हम वो अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। सो आई होप आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रूल्स टू राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को राइट करने के क्या रूल्स हैं, क्या उसका सिंटैक्स क्या हो सकता है इन शॉर्ट। सो एसक्यूएल स्टेटमेंट इज स्टैंड अलोन एलिमेंट that express some actions to be carried out. So SQL statement is simply a standalone element, या एक आप कह सकते हैं क्यूरी है जो कि उसका कुछ इन रिटर्न उसके अगेंस्ट कुछ आपके एक्शंस परफॉर्म होते हैं ऑन दी डेटाबेस। सो SQL स्टेटमेंट इज नॉट केस सेंसिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आप उसे कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यू मे राइट द स्टेटमेंट इन एनी केस, यू कैन राइट SQL statement in uppercase or lowercase, it's your choice. So even keywords like select, from, drop, ये कुछ keywords हैं, आप इनको भी किसी भी केस में लिख सकते हैं, लाइक इसको अपर केस में भी लिख सकते हैं, इसको लोअर केस में भी राइट कर सकते हैं SQL स्टेटमेंट के अंदर। बट हम क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम अपर केस में लिखते हैं, और जो हमारे आइडेंटिफाइड्स होते हैं उसे हम लोअर केस में लिखते हैं। जैसा कि अगर हम अपनी प्रीवियस दोनों आपके पास जो हमने क्यूरीज देखी हैं एग्जांपल्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने जस्ट टू इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश आपके जो हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड्स थे उनको हमने अपर केस में लिखा है, और यहाँ पे हमारे पास जो आइडेंटिफायर्स थे उनको हमने लोअर केस में लिखा है। इट्स जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि आपके पास कीवर्ड्स कौन से हैं क्यूरी के अंदर या एक स्टेटमेंट के अंदर, और आइडेंटिफायर कौन से हैं। वरना इसको आप अगर सारे पूरी क्यूरी को लोअर केस में लिखना चाहें तो सेम रिजल्ट्स आएंगे, पूरी क्यूरी को आप अपर केस में लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट्स आपके सेम होंगे। सो इट्स जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, और ये ऐसा कोई केस सेंसिटिव नहीं है। सो SQL statement is not case sensitive, और semicolon at the end of the each SQL statement, हम semicolon प्लेस करते हैं at the end of the SQL statement, उसको जस्ट डिस्टिंग्विश उसको जस्ट टर्मिनेट करने के लिए या बताने के लिए कि यहाँ पे आपकी SQL स्टेटमेंट का एंड ओवर। यू कैन राइट अ कंप्लीट SQL स्टेटमेंट इन अ सिंगल लाइन। आप की जो SQL स्टेटमेंट है उसे एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, और अगर आपकी वो ज़्यादा बड़ी आपके पास SQL स्टेटमेंट है तो उसके आप मल्टीपल लाइन्स के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। एंड बट यू शुड सेपरेट देम इन मल्टीपल लाइन्स, ईच क्लॉज शुड बी रिटन इन सेपरेट लाइन। आप हर एक क्लॉज को मल्टीपल लाइन्स के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। एक SQL स्टेटमेंट के अंदर अगर एक से ज़्यादा क्लॉजेज हैं आप उनको एक से ज़्यादा लाइन्स के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, और एट द एंड आप जहाँ पे इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो लास्ट लाइन के ऊपर आप उसको एंड ऑफ द क्यूरी पे जाके SQL स्टेटमेंट के ऊपर जाके आप क्या कर देंगे, सेमीकोलन प्लेस कर देंगे। सो वहाँ से उसे पता चलेगा आपके MySQL को कि यहाँ पे ये क्यूरी या SQL स्टेटमेंट एंड हो रही है। सो इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं DDL एंड DML। DDL स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो टू टाइप ऑफ SQL स्टेटमेंट्स, और जिसमें फर्स्ट वन आपके पास DDL है, सेकंड आपके पास DML है। So DDL and DML both are SQL statements. So DDL changes the database structure and DML changes only the data. So data definition language क्या है? Actually ये दोनों क्या हैं? Languages हैं to interact with the database. So data definition language use होती है data का structure define करने के लिए, data का schema design करने के लिए, या
इसके बाद जो आपके पास है DML है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये एक्चुअली यूज होती है टू मैनिपुलेट विद द डेटा इन टेबल्स और डेटाबेसेस। So data definition language manage database objects like tables and columns, change database structure. Tables and columns are created, modified or removed using data definition language. और टेबल या कॉलम क्रिएट करने के लिए या डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यू कैन राइट क्रिएट, और उसको अपडेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्टर, उसको डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप। मतलब टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, टेबल मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, या टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, या डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, या ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे उसके लिए कीवर्ड्स यूज़ होते हैं क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। ये बिलोंग करते हैं, ये कीवर्ड्स बिलोंग करते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज से। सो अगेन यहाँ पे ये क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ होती है टू डिज़ाइन और चेंज और अपडेट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस और स्कीमा ऑफ द डेटाबेस। सो इसके बाद आपके पास है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू मैनेज द डेटा दैट रिजाइड्स इन टेबल्स एंड कॉलम्स। पहला स्टेप क्या है, डाटा का स्ट्रक्चर डिजाइन करना, डेटाबेस को डिफाइन करना, डिजाइन करना। सो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद है डाटा डिजाइन हो गया, डाटाबेस डिजाइन होगी, डिफाइन कर ली, स्ट्रक्चर उसका डिजाइन हो गया। अब उसके अंदर हमने क्या करना है, डाटा प्लेस करना है, डाटा प्लेस करना है, नई डाटा रोज इंसर्ट करनी है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उनको अपडेट करना है, या उनको हमने रिमूव करना चाह रहे हैं। सो इन शॉर्ट कि हम जो डाटा आपकी डाटाबेस में पड़ा हुआ है या रखना चाह रहे हैं, न्यू डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो मीन्स कि आप डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, डाटा मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए लैंग्वेज यूज होती है DML या डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट इज यूज टू मैनेज डेटा दैट रिजाइड्स इन टेबल्स एंड कॉलम्स। मीन्स का किसी डाटाबेस में किसी टेबल में से डाटा रिट्रीव करना चाह रहे हैं, या मतलब उसको रीड करना चाह रहे हैं, या उसके अंदर डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, या उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं DML। सो इट चेंजेस ओनली द डेटा। ये जो डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के टेबल्स के अंदर जो डाटा है, सिर्फ उसको इफेक्ट करती है, आपके डेटाबेस की स्ट्रक्चर को, डेटाबेस की डेफिनेशन को इफेक्ट नहीं करती। डाटा इनसाइड अ टेबल इज इंसर्टेड, अपडेटेड और डिलीटेड यूजिंग इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड। आप कोई डाटा रोज इंसर्ट करना चाह रहे हैं किसी टेबल के अंदर, तो आप इंसर्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे। आप ऑलरेडी कोई डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो आप कीवर्ड यूज़ करेंगे अपडेट। अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ से कीवर्ड डिलीट। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आज में हमने डिस्कस किया, पहले हमने बात की कि एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या होती है, फिर उसमें हमने बात की कि आपके पास जो एक एसक्यूएल स्टेटमेंट में मल्टीपल क्लॉजेज हो सकती हैं, और इस क्लॉजेज में आपके पास कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं, कुछ आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, और कुछ आपके पास कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। फिर हमने बात की कुछ रूल्स के एसक्यूएल स्टेटमेंट को राइट करने के कौन कौन से रूल्स होते हैं। हमने कहा कि वो केस इनसेंसिटिव है, मतलब आप अपर केस या लोअर केस में कोई भी क्यूरी लिखें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड एट द एंड हमने बात की कि आप एक स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, और एसक्यूएल स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, एंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेमीकोलन। और फिर हमने टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस की बात की, जिसमें हमने कहा कि डाटा डेफिनेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसमें हमने कहा कि डाटाबेस स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, डाटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है, वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाती है। और फिर डाटा को एक्चुअली डाटा को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट करने के लिए, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसे हम कहते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। और दोनों में डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। So that's it. Take care. See you in next video. Allah Hafiz.